अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों मेरी वीडियोस में कुछ दिनों के गैप आ जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ, मेरे अक्सर दोस्त ये शिकवा करते हैं कि इतने लंबे गैप नहीं डाला करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर गैप आए भी तो एक आध दिन का आए, इससे ज़्यादा का गैप ना आए। मसला ये है कि हमारे मामलात आपको पता है कि इतने अच्छे हैं नहीं, और ज़िंदगी गुजारने के लिए अब जो यूट्यूब का हाल है वो तो बहुत ख़राब है। और इस हवाले से ये है कि मैंने जॉब की तलाश जारी रखी थी, तो अब मुझे एक जॉब की ऑफ़र हुई है सितंबर से, लेकिन वो है ट्रक ड्राइविंग की, और ट्रक भी वो बड़े बड़े ट्रक कंटेनर वाले, और मेरे पास उसका लाइसेंस नहीं है। तो मैं अब ट्रक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लेसन ले रहा हूँ। तो मुझे जहाँ लेसन लेना होता है वो बस के ज़रिए 1.5 घंटे का रास्ता जाने का है, 1.5 घंटा आने का, और फिर लेसन लेना। तो जो फैमिली के मामलात हैं, दूसरे इश्यूज़ होते हैं लाइफ के, उसके अलावा ये मुझे टाइम देना पड़ता है। तो 2-3 महीनों की तकलीफ़ है। मैंने घर भी चेंज करना था, लेकिन मेरे मामलात इतने ख़राब हैं कि यूट्यूब की वीडियोस, मतलब उसमें मेरे दोस्तों का या देखने वालों का कसूर नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब ने ही कोई ऐसी गड़बड़ की है जिसकी वजह से सडनली अगर आपकी वीडियोस जो कि लाख लाख 2-2 लाख तक जाती थी, अब वो 10-15 हज़ार पे आ जाए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों ने देखना छोड़ दिया है। ये हमने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि इंडिया के इलेक्शन की वजह से यूट्यूब ने कई वीडियो चैनल्स जो कि प्रो बीजेपी थे, उनको, या जो राइट के इंक्लाइन थे जैसे हमारा है, उनको उन्होंने बिल्कुल एल्गोरिदम के ज़रिए नीचे लगा दिया था। तो अब इसका हल ये तो नहीं है कि मैं आपसे मांगता ही रहूं। तो अब जॉब का कोशिश कर रहा था, ये एक अच्छी जॉब है जिससे मेरे मामला ठीक हो जाएंगे, और फिर ये जॉब हो जाएगी तो मैं फिर सुकून से वीडियो भी बना सकूँगा, और मुझे जो अपने घर चलाने के लिए, मामलात के लिए इतने टाइम देने पड़ते हैं, फिर वो मुझे नहीं देना पड़ेगा। लाइफ विल बी रेगुलर। तो हैविंग सेड दैट, अभी 2-3 महीनों की मेरी तकलीफ़ है। होपफुली मैं लाइसेंस ले लूँगा तो मेरी जॉब शुरू हो जाएगी। अजीज़ दोस्तों, चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में लंदन में एक मेजर पाकिस्तान के रिटायर्ड रहते हैं, मेजर आदिल राजा। ये अक्सर आर्मी के बारे में सच्ची झूठी दोनों मिक्स, ये इनको चैनल चलाना है। और आपको पता है कि पीटीआई के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं जो इनकी वीडियोस देखते हैं, और इनको दबा के पैसा मिल रहा है। तो ये आधी सच्ची आधी झूठी खबरें लगा देते हैं, लेकिन ये लंदन है। हम भी यहाँ बैठे हुए वीडियो आपके सामने बना रहे हैं, कई सालों से बना रहे हैं, लेकिन कोई हमें कोर्ट पे इसलिए नहीं लेके जाता कि मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी ऑथेंटिक कोई चीज़ हो, उसके बाद आपके सामने रखूँ। तो आदिल राजा को पाकिस्तान सरकार कोर्ट लेके गई थी, ब्रिटिश कोर्ट। ब्रिटिश कोर्ट ने इनको 10,000 पाउंड का जुर्माना दिया था और माफ़ी मांगने को कहा था। इन्होंने अपील की थी, तो अब अपील कोर्ट ने इनको 10,000 जुर्माने के साथ 3,000 और बढ़ा दिया है, और 13,000 पाउंड पे करने का हुक्म दिया है। अजीज़ दोस्तों, नामालूम अफराद, अननोन मैन की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान की दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ISI, दुनिया की नंबर 1 आर्मी, उनको रोक नहीं पा रही। जैश मोहम्मद के कमांडर नवाब खान को पाकिस्तान में दिन दिहाड़े मार दिया गया। अजीज़ दोस्तों, भारत की एक जमात है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके चीफ हैं बदरुद्दीन अजमल। बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि मुसलमान भारत में डकैती, रॉबरी, रेप, लूट, चोरी वगैरह की लिस्टों में नंबर 1 है, और जो जेल जाने वालों में मुसलमानों की तादाद नंबर 1 पे है। उन्होंने कहा कि मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है। तो हकीकत तो ये है ही कि मुसलमान एक्स्ट्रा करिकुलर के एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्राइम की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है, क्योंकि मुसलमानों को आप ये तरबियत देते हैं कि ये ज़िंदगी टेम्परेरी है, और इस ज़िंदगी में जैसे भी तैसे भी गुजारा करो। सिर्फ एक बात याद रखो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहो और मुसलमान अपने आप को बनाते रहो, तो जन्नत चले जाओगे। असल ज़िंदगी तो वहाँ है। तो यहाँ पे दुनिया का हर क्राइम करो, लेकिन कलमा पढ़ते रहो, जन्नत मिल जाएगी।
ऐसे ही सियालकोट में थाना रंगपुरा में पुलिस ने एक आदमी नदीम अब्बास को गिरफ्तार किया है, जो अपनी दूसरी बीवी जो है वो अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपने 10 साला बेटे के साथ ग्रुप सेक्स करता था और उसकी वीडियो बनाता था। मतलब आप इंतहा देखें कि इन लोगों के लिए कोई लोएस्ट ऑफ लोएस्ट लेवल नहीं है। ये किसी भी हद तक अपने घिनौने कामों के लिए गिर जाते हैं। ये यूरोप में, अमेरिका में आके भी इंसान के बच्चे नहीं बनते। यहाँ पे कम से कम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सोशल फॉर्म्स हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, जिसके हिसाब से आपको कम से कम सुधरने का एक मौका मिलता है। एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जुबैर यूसुफ ने अपनी बीवी को इतना मारा कि उसके पेट में जो इनका बच्चा था वो मर गया। अजीज़ दोस्तों, इनके गिरने का लेवल इतना खतरनाक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की एक मानी हुई यूनिवर्सिटी है। उसका स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट एक पाकिस्तानी इलेक्ट हुआ है। इसरार खान किला अब्दुल्ला बलूचिस्तान का एक पठान है, एक अच्छा लड़का है। होपफुली ये बायस्ड उस पर नहीं रहेगा, लेकिन जब पाकिस्तान की सरकार उसको अप्रिशिएट कर रही है और उसको वो कर रही है, तो ऑफ कोर्स ये बलूचिस्तान के मामलात को बिल्कुल इग्नोर करेगा। ये बात आप यकीनी रख लें। और दूसरी बात यह कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट यूनियन का कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो जाहिर तौर पे ग्लोबल इकोसिस्टम जो है लेफ्ट का, उसका हिस्सा होगा। रश्मि सावंत हुई थी इंडिया की हमारी बेटी, उसके साथ क्या हाल किया, उसको पहले दिन ही छोड़ के भागना पड़ा, बेचारी यूके ही छोड़ के चली गई। लेकिन आप इस इकोसिस्टम का हिस्सा होंगे तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये वैसे भी बलूचिस्तान का पठान है। बलूचिस्तान की जो क्रांतिकारियों की जो मूवमेंट है उसमें बलूचिस्तान के पठानों का तकरीबन ना होने के बराबर हिस्सा है। अजीज़ दोस्तों, मैं मेन खबर चाइना में जो अभी हुआ है पाकिस्तान का मामला, उस पे जाने से पहले ये सारी आपको छोटी छोटी कुछ खबरें सुना रहा हूँ। उसमें एक और ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान ने 53,000 नादरा के रजिस्टर्ड कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पकड़े हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है जाली है। अब कंप्यूटराइज्ड रजिस्टर्ड कार्ड कैसे जाली हो सकते हैं? नादरा का चेयरमैन हमेशा एक रिटायर्ड जनरल ही रहा है, तो उस रिटायर्ड जनरल को कोई गिरेबान से पकड़े ना भाई। आप देखें, एक मिसाल है कि क्रिकेट टीम हारती है तो बाबर आजम का या चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हो ना। कोई भी टीम होती है, जो कोई भी ग्रुप होता है, उसका अगर फेलियर है तो कैप्टन के ऊपर है। रिटायर्ड आर्मी जनरल जो चेयरमैन है नैब का, जो कि 15-20 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, करोड़ों की सहूलतें ले रहा है, मुफ्त बंगला, गाड़ी, पेट्रोल, ये वो, उसको आप नहीं पूछ रहे हो कि भाई ये कहाँ से हो रहा है। वो कहेगा अच्छा मेरे ज़माने में ये इशू नहीं हुए थे, तो किसके ज़माने में हुए थे? देयर वॉज ऑलवेज ए रिटायर्ड जनरल एज चीफ ऑफ नादरा, ऑलवेज। ये मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मुशर्रफ के ज़माने में नादरा बना था और टोटल डेटाबेस बनाया गया था जिसमें सारे पाकिस्तानियों के कंप्यूटराइज, जैसे आपके यहाँ क्या है नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन रजिस्टर NPR भारत में अभी बना नहीं है। अभी तो आधार कार्ड का सिस्टम है जैसे, लेकिन यहाँ पे तो बाकायदा कंप्यूटराइज्ड है। कोई टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता है, सुसाइड बॉम्बिंग में, तो उसका खाली एक अंगूठा ढूंढते हैं, वो अंगूठे के निशान से नादरा फौरन पता लगा लेता है कि कौन है क्या है। तो उसमें अगर 53,000 कंप्यूटराइज्ड ID कार्ड इशू हुए हैं तो देयर इज़ टॉप लेवल इन्वॉल्वमेंट। अजीज़ दोस्तों, नेटफ्लिक्स पाकिस्तान सरकार ने 200 मिलियन रुपए का इनकम टैक्स भरने का ऑर्डर दिया है। नॉर्मल है, कोई बड़ी खबर नहीं है। मैं इसलिए ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भारत की सरकार ने BBC को टैक्स भरने का ऑर्डर दिया था, जो BBC कई साल तक नहीं भर रहा था, तो भारत की इनकम टैक्स ने रेड की थी BBC के ऑफिस पे। पूरी दुनिया के मीडिया ने क्या कहा था?
कि भारत में कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, भारत इस तरह करता है, डराता है, धमकाता है। पाकिस्तान ने किया है तो सबकी चुप लगी हुई है। अजीज दोस्तों, अब चलते हैं चाइना की तरफ। पाकिस्तान का माफिया डॉन आसिम मुनीर और उसका टट्टू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पूरी टीम, दर्जनों लोग अपनी अपनी फैमिलीज और सब खानदानों के साथ चाइना गए भीख मांगने के लिए। मतलब आप ये देखें कि ये जो लश्कर आपको लग रहा है ये भीख मांगने वाले लग रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप फटे पुराने कपड़े पहन के, मैले कपड़े पहन के, हाथ में कटोरा उठा के जाएं, लेकिन आप ये चीज़ें दिखा के चाइना वालों को, तो अमेरिका यूरोप वालों तो जानते हैं कि साले ये हरामी हैं। अब चाइना वालों के सामने आप क्या इंप्रेशन लेके जा रहे हैं? मतलब इतनी बड़ी टीम तो जो बाइडेन भी कहीं लेके नहीं जाता, ऋषि सुनक भी कहीं जाना होता है तो अकेला चला जाता है, 2-3 लोग इसके साथ होते हैं। ये तो ऐलान किया था IMF के सामने कि आइंदा से मिनिस्टर सारे सेकंड क्लास में सफ़र करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बिजनेस क्लास में। ये अपने पूरे जहाज भर के जा रहे हैं। वो 5-6 दिन चाइना में रहे और खाली हाथ लौटे हैं। मतलब इनको एक टके का कुछ नहीं मिला। वहाँ पे क्या हुआ, उस पे जाने से पहले 2 चीज़ें आपके सामने रखूं। एक तो इन्होंने चाइना से फायर वॉल मांगा था। फायर वॉल एक ऐसा सिस्टम है जो चाइना के पास है, जिसको GWC कहते हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इसको कहते हैं। आपको पता है चाइना में सोशल मीडिया को कितना कंट्रोल किया जाता है, और चाइना ने ऐसे सॉफ्टवेयर लगा के रखे हैं कि हर आदमी इनकी नज़र में इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो कहीं भी करे। अव्वल तो फेसबुक वगैरह तो वहाँ अपना है उनका, व्हाट्सएप भी नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, लेकिन जो अपने हैं इनके सिस्टम, उसमें भी फायरवॉल हर चीज़ को मॉनिटर कर रही होती है। तो पाकिस्तान ने ऐसा फायरवॉल मांगा है जैसा कि चाइना के पास है, और वो चाइना ने उनको दे दिया है। ये फायरवॉल मॉनिटर करता है, सोशल मीडिया कंटेंट को ब्लॉक करता है, और वो लोग जो VPN के ज़रिए चीज़ें देखते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में X यानी ट्विटर बैन है काफ़ी महीनों से, तो लोग VPN पे ट्विटर यूज़ करते हैं, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है इस फायरवॉल से। तो पाकिस्तान अब सोशल मीडिया को भी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करेगा। अजीज़ दोस्तों, यही एक चीज़ चाइना ने दी है। बाकी ये खाली हाथ गए थे और खाली हाथ आए हैं। चाइना ने, सऊदी अरब ने तो जैसे आपको पता है कि हम इतने बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, इमारात ने कहा हम इतने बिलियन की बातें तो की, कम से कम कोई $1 बिलियन अभी तक तो नहीं आया, $1 नहीं आया। चाइना ने वो भी नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि हाँ CPEC को आगे बढ़ाएंगे। अबे CPEC को चलते चलते 20 साल हो गए। 20 साल पहले जनरल मुशर्रफ के ज़माने में ग्वादर पोर्ट से काम शुरू हुआ था, तब से लेके आज तक 20 साल से CPEC इनका बन के ही नहीं दे रहा। अब इसको इम्प्रूव करेंगे। क्या इम्प्रूव करेंगे? चाइना ने देख लिया कि इनकी कंपनियों ने खूब माल बना लिया, इनके बैंकों ने खूब माल बना लिए, बड़े बड़े इंटरेस्ट पे लोन दे दिए, सब कुछ कर लिया, मकसद पूरा हो गया। वैसे ही चाइना का वन रोड जो था, और जो ग्लोबल रोड का जो नेटवर्क था, वो वैसे ही तेल हो गया है उनका, किसी आगे बढ़ा ही नहीं है। पाकिस्तान के अलावा कोई इसका ख़रीदार रहा ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के आगे इसने जाना था अरबियन स्टेट, मिडिल ईस्ट से होता हुआ यूरोप, ये वो सब कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो पाकिस्तान से आगे बढ़ने के लिए अफ़गानिस्तान और ईरान पड़ते हैं, जो कि वैसे ही इस वक्त ट्रबल्ड एरिया है, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो नहीं रही। तो चाइना ने ऐसा सच वादा किया नहीं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ किस खाते में गया था। हमारा आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर टिकटॉकर हैं, ये टिकटॉक की वीडियोस बनाने जैसी चीज़ें करते हैं, और फिर पूरी पाकिस्तान के सामने इनकी पब्लिसिटी की जाती है। तो आर्मी चीफ किस खाते में गया बात मैं यहाँ ज़रा मेंशन करना चाहता हूँ, सोचता हूँ कि मेंशन करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आई थिंक आपको करनी चाहिए। बात ज़रा थोड़ी सी सीरियस भी है,
लेकिन मैं उसको ज़रा लाइट अंदाज में करना चाहता हूँ, सच्ची बात ये है। फिर सही। दोबारा सोच रहा हूँ करूँ कि ना करूँ, चलिए कर देता हूँ। अच्छा, उसमें यह है कि इस दौरे में हमारे आर्मी चीफ भी साथ थे, ठीक है। आर्मी चीफ का डेलीगेशन में होना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता ऐसे है नहीं। बिल्कुल। दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा कि आर्मी चीफ इस तरह वज़ीर आज़म के साथ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस तो हो सकते हैं, लेकिन आर्मी सही। चीफ का साथ होना कोई मुझे समझ से मेरी बालातर है। हम सब जानते हैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़, लेकिन ऑप्टिक्स रखना भी एक बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। जब आप इन दौरों पे जाते हैं तो ऑप्टिक्स रखना ही बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन शायद अब हमें उसकी परवाह भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी तो हमारे मुल्क में एक अपॉइंट हुआ है ना, बिल्कुल। आप जानती हैं बिल्कुल। कि कौन है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? इसहाक डार साहब, और वो भी बड़े सरगर्म वज़ीर ख़ारजा हैं। बिल्कुल। अब अगर आप देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कि जब मुलाकातें हुई तो आर्मी चीफ कहाँ बैठे थे और इसहाक डार साहब कहाँ बैठे थे। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको ऑब्ज़र्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। सही। मैं मतलब तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ याद दहानी करवा रहा हूँ कि अगर एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो ऑब्वियसली वो उसका जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर आता है वो पहले आता होगा। इस तरह वज़ीर दिफा जो है वो तो आर्मी चीफ तो उनके अंडर ही है ना, वज़ीर दिफा हैं वो आर्मी चीफ, तो उनका भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में उनका नंबर पहले आता है। तो मैं थोड़ा सा ज़रा दुनिया भी हमें देखती है ना जब ये इस किस्म के विजिट्स होते हैं, जेस्चर गया पाकिस्तान क्या के दुनिया किस डेलीगेशन तरह का। देखती होगी कि यार ये एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, सिविलियन गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ जब इस किस्म सर की ये चीज़ें वाली आती- स्टेटमेंट, माजरत आपकी बात जी, इंटरप्ट नहीं। कर रही हूँ, लेकिन इट्सेल्फ ये एक बहुत वाइड डिबेटेबल टॉपिक है, डेमोक्रेसी। है डेमोक्रेसी, मैं समझता हूँ, लेकिन हम दुनिया को कहते देखिए तो सर, हैं आप ना। भी सिर्फ समझते हैं। नहीं, कहने का मकसद है हमारे देखें इख्तलाफात तो हो सकते हैं ना, उससे बहुत एबिरेशंस हैं, एनॉमलीज हैं, ये भी शायद एक एनॉमली ही है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो हम घर में करते हैं तो सो करते हैं ना, ठीक है, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो हमें ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमें दुनिया को तो कम से कम ये बताना चाहिए कि जी ठीक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हम जो सिविलियन साइड है वही सारे डिसीजंस लेती है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं मतलब पहले तो शायद इस डेलीगेशन में होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन चूँकि वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी होते हैं हमारे आर्मी चीफ, तो शायद इसलिए उनको ले गए हैं कि वो भी वहाँ पे होंगे तो देखेंगे कि क्या है। लेकिन फिर भी ऑप्टिक्स जो हैं उनको ठीक रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। कुछ लोगों को मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं एक बहैसियत पाकिस्तानी, बात तो हम सिर्फ पाकिस्तान की करते हैं ना, आप और मैं तो रेलिवेंट नहीं है, हमें तो पाकिस्तान अजीज़ है और हम उसी की बात करते हैं। तो मैं समझता था, मैंने देखा जब ये, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि इस तरह होता नहीं है दुनिया में कहीं भी। तो हम ऐसे काम क्यों करते हैं जो बहुत ही चीज़ों को वाज़े कर देते हैं। कोई बाज़ औक़ात चीज़ों को अंडर रैप्स रखना चाहिए ना, अगर एक काम हो भी रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसको मेंशन करने की। इस तरह मैं शहबाज शरीफ साहब जब भी तकरीर करते हैं दुनिया के, और अभी भी चीन में भी जब तकरीर कर रहे थे तो बार बार यही कह रहे थे जी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में है, ये है वो है, बस निकले जी अब उससे। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, आगे की बात करें, माजी को छोड़ें। लेकिन वो हमें वजाहत भी तो देते नजर आए हैं कि मैं चीन कर्जों के लिए नहीं आया, कारोबार के तो लिए जब आया। ये वही कहते हैं कर्जों के लिए नहीं आया तो उसका मतलब यही होता है कि हम बहुत ही गए गुजरे हुए हैं ना, मसला यही है, गए गुजरे तो हम हैं एक लिहाज से, या यकीन दहानी करा रहे हैं कि नहीं हम कुछ डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव्स थोड़ा निकालिए ना, पॉजिटिव्स पे फोकस कीजिए। क्या ज़रूरत है कि नेगेटिव वो हम अपने घर में आप करें, मैं ये नहीं कहता उस पर आप घर में बात करें, बाहर जब जाते हैं तो ज़रा थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट हो जाता है चीज़। अजीज़ दोस्तों, मेरे एक मित्र हैं वैभव सिंह। वैभव सिंह ने अभी एक ट्वीट की है 2-3 दिन पहले, जिसमें उसने कहा है कि मैंने बहुत पहले कह दिया था कि ये आसिम मुनीर बहुत ख़तरनाक आदमी है, ये पाकिस्तान को वापस रीग्रुप कर रहा है, इसके अंदर भारत दुश्मनी बहुत दूर दूर तक भरी हुई है, और ये जो रियासी कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जिसमें मासूम यात्रियों को निशाना बनाया गया था, ये आसिम मुनीर का काम है, और आसिम मुनीर बहुत ख़तरनाक आदमी है। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और जैसे जैसे पाकिस्तान इकोनॉमिक चक्रव्यूह से निकलेगा वैसे वैसे पाकिस्तान भारत की तरफ अपने अटैक को बढ़ाता रहेगा।
मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ वैभव सिंह की, लेकिन पाकिस्तान इकोनॉमिक चक्कर व्यू से नहीं निकल सकता। हाँ, ये जो रियासी में, जो कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट अटैक किया है, वो नो डाउट पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और ये आगे भी होते रहेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये 2019 के बाद लगातार कोशिशें होती हैं। हम आए दिन पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को LOC के फलां सेक्टर में भारत की सेना ने रोक लिया और बड़े हादसे से बच गए। ये घुसपैठिए आ रहे हैं लगातार। ये अभी कोई RDX से इतना बड़ा काम नहीं हुआ था। 2 घुसपैठिए पहुंच गए पाकिस्तान से भारत में, घुस गए अंदर और यात्रियों को फायरिंग कर दी। अमेरिकन राइफल्स थी उनके पास और फायरिंग करके मार दिया, मतलब ड्राइवर को मार दिया और फिर वो बस गिर गई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फिर सारे यात्रियों को गोलियां मारने का प्रोग्राम था, लेकिन ड्राइवर ने बस को खड्डे के अंदर गिरा के बाकी यात्रियों को, काफ़ियों को बचा लिया। काफ़ी उसमें वीरगाती हुए हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन पाकिस्तान ने कोशिशें कब नहीं की? हमने तो कई ऐसे वाक़यात देखे हैं। पुलवामा के बाद से लगातार कई बार हम हर दूसरे तीसरे हफ्ते ये सुनते हैं कि कुछ घुसपैठिए मारे गए, कुछ टेररिस्ट आ रहे थे मारे गए। तो ये कुछ टेररिस्ट घुस आए। इलेक्शन का ज़माना था और भारत एक तरह से एक क्राइसिस पीरियड होता है इलेक्शन का और फिर गवर्नमेंट फॉर्मेशन का, उसमें ये हादसा हो गया। तो आई एग्री, लेकिन पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली चक्रव्यूह से ना निकला है ना निकलेगा। पाकिस्तान का इकोनॉमिक चक्रव्यूह से निकलने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं। चाइना ये गए थे, सऊदीया ये गए थे, कुवैत, कतर, इमारात, हर जगह जा चुके। जो जो इनके उम्मीद के दरवाजे थे उनको खटखटा लिया। चाइना ने एक पैसे की कमिटमेंट नहीं की, चाइना ने कुछ भी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया। इवन के जो लोन्स ड्यू हैं वो भी रोल ओवर करने की बात नहीं की। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हैं, दाढ़ी वाला, क्या नाम है, अब 60 साल की उम्र है ना, तो चीज़ें जहन में रहती नहीं हैं। उसने कहा है कि चाइना का बड़ा कामयाब दौरा किया हमने, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाइना का हमने बड़ा कामयाब दौरा किया। आप यकीन माने हमारी जहाँ भी दावत की गई वहाँ पे पाकिस्तान के तराने बज रहे थे। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो अब आप ये बताएं कि ये इनकी कामयाबी है। शी जिनपिंग ने इस 5-6 दिन के दौरे में टोटल 1 घंटे की मीटिंग की है। एक दिन 1 घंटे की, बस 5-6 दिन ये चाइना में घूमते फिरते रहे। फलां म्यूजियम देखने आज गए हैं, फलां जगह आज देखने गए हैं। 1 घंटे की मीटिंग की, कोई कमिटमेंट नहीं की। और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना के शी जिनपिंग को बता रहे हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर हैं, आजकल मेरे पिताजी ये होते हैं। जनरल आसिम मुनीर वहाँ पे इनके साथ हर जगह चिपका रहा, पूरी कोशिश की कि कुछ हाथ लग जाए, कोई कमिटमेंट कर दे। चाइना ने कोई कमिटमेंट नहीं की, कुछ भी नहीं दिया। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्ट।